नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड का कक्षा 10 का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, है ना। और ये जो है ये आपका मास्टर वीडियो रहेगा लोकतांत्रिक राजनीति का। फर्स्ट चैप्टर का इसमें पूरा निचोड़ किया हुआ है। पूरा टोटल ऑब्जेक्टिव जितना भी बुक के बीच से मिलता था, टोटल A to Z एक भी नहीं छूटा हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, पूरा इस वीडियो को देखिए। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पहला में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा? श्रीलंका जो है किस वर्ष जो है वो स्वतंत्र देश के रूप में उभरा था श्रीलंका? चलिए बताइए। 1947, 48, 1948 या 2 बार 48 हो गया, और 1950। तो जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर 1948 हो जाएगा। ठीक है, ये भी है 1948 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं। ज़्यादातर सिंहली भाषी के लोग किस धर्म को मानते हैं? सिंहली भाषी जो है ज़्यादातर किस धर्म को मानते हैं? ठीक है, किस धर्म को मानते हैं सिंहली लोग जो होते हैं? तो बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। वो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं ज़्यादातर। चलिए प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका में एक प्रमुख सामाजिक समूह नहीं है? यानी कि ये जो ऑप्शन है 4 जो दिया हुआ है, तो इसे बताना है आपको कि कौन सा सामाजिक समूह नहीं है। ठीक है, 3 का बताएंगे कौन सा सामाजिक समूह नहीं है। तो देखिए, सिंहली भाषी या सिंहली समुदाय ये तो है, श्रीलंकाई तमिल ये भी है, भारतीय तमिल वहाँ ये भी है, एंग्लो इंडियन ये देखिए नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं है तो एंग्लो इंडियन। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है बताएंगे। बेल्जियम की राजधानी का नाम ब्रुसेल्स है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में 1956 में पारित एक अधिनियम द्वारा किस भाषा को श्रीलंका का एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? यानी कि श्रीलंका का एकमात्र भाषा जो 1956 में पारित किया गया था, अधिनियम आया था, ठीक है ना। तो उस अधिनियम के तहत श्रीलंका को एकमात्र आधिकारिक भाषा मिला था, तो वो भाषा कौन सा था वो बताना है। तो 1956 में 5 का देखेंगे, तो वो जो भाषा था वो सिंहल भाषा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिलों ज़्यादा रहते हैं, है ना। श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिलों ज़्यादा रहते हैं? तो किस भाग में रहते हैं? तो उत्तर और पूर्वी भाग में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर और पूर्वी भाग में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में निम्नलिखित में से किस देश में शक्तियों का संघीय विभाजन है? यानी कि कौन सा देश में शक्तियों का संघीय विभाजन है? ठीक है, भारत में, बेल्जियम में, श्रीलंका में, किया A और B दोनों में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर D हो जाएगा, A और B दोनों में, यानी कि भारत में भी है और बेल्जियम में भी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पर देखिए गलत बताना है, इसमें कौन सा गलत है ABCD में वो बताना है। तो देख लेते हैं क्या है कि बेल्जियम और श्रीलंका लोकतंत्र है, ठीक है, दोनों में समान रूप से पावर शेयरिंग का सवाल को निपटाया। ठीक है, दोनों में समान रूप से पावर शेयरिंग को निपटाया। तीसरा हम देखते हैं बेल्जियम में नेताओं ने महसूस किया कि सभी समुदायों को, भावनाओं को, हितों को सम्मान करने की देश में एकता संभव था। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय ने दूसरे पर अपना वर्चस्व कायम किया और साझा करने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, चूंकि यहाँ पर देखिए दोनों में समान रूप से पावर शेयरिंग के सवाल को निपटाया है, तो पावर शेयरिंग का सवाल को नहीं निपटाया था। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, गलत ये है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघीय विभाजन की शक्तियों के पहलुओं में से एक नहीं है? देखिए यहाँ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा? तो 9 में देखिए कहता है केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा, सरकार के उच्च और निचले स्तरों में
शक्तियों का विभाजन, संविधान स्पष्ट रूप से सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों को स्पष्ट करता है, शक्तियों का कोई ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, शक्तियों का कोई ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखिए 10 नंबर में, प्रश्न संख्या 10 में कि पावर शेयरिंग ठीक है, यानी कह रहा है पावर शेयरिंग जो शक्ति का बंटवारा जो होता है वो ठीक है क्योंकि, यहाँ पर क्यों वो पूछ रहा है। तो यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को बढ़ाता है, यह राजनीतिक व्यवस्था की अस्थिरता को बढ़ाता है, यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की भावना को कम करता है, इसमें हिंसा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 11 में कि निम्नलिखित में से कौन श्रीलंकाई तमिलों की शुरुआती मांगों में से एक नहीं था। शुरुआती मांगों में से एक नहीं था। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। एक, आधिकारिक भाषा के रूप में तमिल की मान्यता, चूंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है वो देखना है। तो क्षेत्रीय स्वायत्तता, रोजगार और शिक्षा हासिल करने में अवसर की समानता, एक स्वतंत्र तमिल ईलम राज्य का स्थापना। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, शुरुआती मांगों में से एक नहीं था, तो ये तीनों था। ठीक है ना, डी इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का डी, क्योंकि वो स्वतंत्र तमिल ईलम राज्य का निर्माण नहीं ये था। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 12 में कि 1950 और 1960 के दशक के दौरान बेल्जियम में डच भाषी और फ्रांसीसी भाषी समुदायों के बीच तनाव का कारण क्या था, यानी दोनों के बीच तनाव का कारण क्या था। ठीक है, तो दोनों समुदायों ने विशेष शक्तियों की मांग की। फ्रांसीसी भाषी समुदाय बहुसंख्यक डच भाषी समुदाय की तुलना में अधिक समृद्ध और शक्तिशाली थे। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और आगे भी देख लेते हैं कि बहुसंख्यक डच भाषी समुदाय अल्पसंख्यक फ्रांसीसी भाषी समुदाय की तुलना में अधिक समृद्ध और शक्तिशाली था। सामाजिक आर्थिक मामलों में दोनों समुदाय समान थे और इससे फ्रांसीसी भाषी समुदाय द्वारा नाराज थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी ही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 13 में 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था। तो कितनी बार संशोधन किया गया था 13 का, तो 4 बार संशोधन किया गया था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है 14 है प्रश्न संख्या, बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, यानी यहाँ पर कौन सी भाषा जो है नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो ये बोला जाता है, डच भी बोला जाता है, जर्मन भी बोला जाता है, डेनिश भाषा नहीं बोला जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 15 का, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय ब्रुसेल्स में अधिक संख्या में थे। ब्रुसेल्स में सबसे अधिक संख्या में थे कौन सा समुदाय, तो 15 का यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग। ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग समुदाय जो थे वो अधिक संख्या में थे। चलिए प्रश्न संख्या 16 में देखते हैं कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, तो कौन करता है, केवल एक भाषा समुदाय से संबंधित लोग। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 17 में निम्नलिखित में से किस देश में बहुसंख्यकवाद का सिद्धांत नागरिक युद्ध के कारण बना। निम्नलिखित में से किस देश में बहुसंख्यकवाद का सिद्धांत नागरिक युद्ध का कारण बना था, नागरिक युद्ध का कारण बना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 18 में आमतौर पर बेल्जियम में कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है। कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है बेल्जियम में। ठीक है, तो बताएंगे प्रश्न संख्या 18 का, तो बेल्जियम में देखिए फ्रेंच और डच भाषाएं बोली जाती है आमतौर पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है पूछ रहा है, तो लोकतंत्र राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ता है, लागू नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ए ही हो जाएगा। फिर भी आगे देख लेते हैं कि लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ठीक है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका। ठीक है, सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज विखंडन की ओर ले जाता है, यह भी ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का ए। चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 20 में कि निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। यहाँ पर 3 बयान दिया हुआ है, इस पर विचार करना है और उसके अनुसार सही आंसर बताना है 20 का। तो देखिए क्या कह रहा है कि जहाँ सामाजिक अंतर और एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है।
यह संभव है कि एक व्यक्ति की कोई पहचान हो। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों के कौन कौन सा बयान सही है, मतलब इसमें बताना है कि कौन सा बयान सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। जैसा इसमें तीसरा ग में सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, तो ये नहीं है, गलत हो जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत जैसे देशों में सामाजिक विभाजन होता है। तो क और ख इसका सही हो जाएगा। तो क और ख में क्या है देख लेते हैं, कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर बी में है क और ख। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 21 में, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। रंगभेद के विरोधी नहीं थे, ये चारों में से कौन थे जो रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो ये तो विरोधी थे, ये भी विरोधी थे, ये भी विरोधी थे। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कॉलेस, ये जो थे विरोधी नहीं थे। ये तो अलग हो गया इन तीनों से। चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 22 में, निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पर देखिए मिलान करने के लिए कह रहा है कि एक दूसरे से क ख ग में। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। ठीक है, और अगर इस वीडियो को ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 22 में, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या हो जाएगा, इस्लामिक यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान ख का धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्ष है, और इंग्लैंड में प्रोटेस्ट। ठीक है, तो ये मिलान हो गया। इस तरह का भी कभी कभी मिलान परीक्षा में पूछ दिया जाता है और उसका क ख ग घ इस तरह से आंसर दिया जाता है, तो आप लोग अच्छे से मिलाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 23 में देखते हैं कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। लैंगिक विभाजन का मतलब होता है स्त्री पुरुष का, यहाँ पर बात किया जा रहा है कि विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो क्या अभिप्राय होता है कि स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर। ठीक है, स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 24, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यानी भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है कहाँ, लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज व्यवस्था में। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था में जो है भारत के औरतों के लिए क्या है, आरक्षण की व्यवस्था किया हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 25 में देखते हैं, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति जो होता है किस पर आधारित है। तो 25 का देखेंगे कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ में रहते हैं। एक धर्म के अनुयायी जो है एक समुदाय बनाते हैं। एक धार्मिक समूह के प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये एक धार्मिक समूह के प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। चलिए प्रश्न संख्या 26 में देखते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में बताएंगे कौन सा कथन सही है। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये तो बिल्कुल सही है। यह धर्म को राजकीय धर्म मानता है, गलत है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये भी सही लग रहा है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का ए आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर सी भी सही लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 27 में, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 27 का, तो 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, आर्टिकल 19। प्रश्न संख्या 28 में, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक, मैक्सिको ओलंपिक जो हुआ था तो घटना एक क्या था उस समय।
तो उस समय जो हुआ था वो रंगभेद का नीति था, रंगभेद हुआ था उस समय। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 में है कि निम्नलिखित में से एक गलत बयान कौन सा है। एक गलत बयान कौन सा है बताएंगे प्रश्न संख्या 29 में। तो लोकतंत्र में सामाजिक विभेद की राजनीति का अवश्य प्रभाव पड़ता है। लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश की विखंडित करने में सहायक होता है। लोकतंत्र को सामाजिक विभेद में उत्पन्न समस्याओं को हल ढूंढने का अच्छा तरीका माना जाता है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय अपने मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से शासन के सामने उपस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा कि लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होते हैं। चूंकि ये गलत बयान पूछ रहा है तो इसमें गलत बयान कौन सा है? तो बी है। चलिए, उसके बाद है प्रश्न संख्या 30 में निम्नलिखित में से एक सही बयान कौन सा है। इसमें अब देखिए सही बयान पूछ रहा है प्रश्न संख्या 30 में। तो बड़े लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। सामाजिक विभेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कोई पहचान होती है। सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होता है। ठीक है, यहाँ पर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 31 में कि बेल्जियम देश किस महाद्वीप में है। बेल्जियम देश जो है किस महाद्वीप में है बताएंगे प्रश्न संख्या 31 में का। तो बेल्जियम जो है वो यूरोप में है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 32 में कि बेल्जियम की सीमा किन किन देशों से लगती है। बेल्जियम की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो बेल्जियम की सीमा जो है फ्रांस से भी लगती है, नीदरलैंड से भी लगती है, जर्मनी और लग्जमबर्ग से भी लगती है। यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 33 में है कि आमतौर पर बेल्जियम में कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है। आमतौर पर बेल्जियम में कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है? तो फ्रेंच और डच भाषाएं बोली जाती है। प्रश्न संख्या 34 में है कि निम्नलिखित में से किस देश में बहुसंख्यकवाद का सिद्धांत नागरिक युद्ध का कारण बना। बहुसंख्यकवाद जो है नागरिक युद्ध का कौन सा कारण बन गया था? तो 34 का तो कौन सा देश था वो? तो वो श्रीलंका था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 में इस सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो जैसा कि यहाँ नाम से ही पता चला सांप्रदायिक राजनीति, तो ये धर्म पर होता है। ठीक है, इसका सही आंसर धर्म हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 में सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। तो किस से संभव है प्रश्न संख्या 36 का? तो सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र से संभव है। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 में सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। कौन सा राष्ट्र है जो बहुत अच्छा सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण बन गया था? ठीक है, तो ये बेल्जियम देश है। चलिए उसके बाद है 38 में कि सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है। सत्ता में साझेदारी का क्या तात्पर्य है? प्रश्न संख्या 38 में विधायक या सांसद बनना या फिर प्रतिनिधित्व की इच्छा रखना और राजनीतिक दल बनाना, अपनी भाषा या धर्म इत्यादि के संवैधानिक पहचान दिलाना, शासन और प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर देखिए डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 39 में कि सहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है। सहली जो है किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? तो बताएंगे प्रश्न संख्या 39 का। तो यहाँ पर देखिए सहली जो है बी यानी कि श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय ब्रुसेल्स में अधिक संख्या में था। निम्नलिखित में कौन सा समुदाय जो ब्रुसेल्स में अधिक संख्या में था? तो प्रश्न संख्या 40 का तो फ्रेंच स्पीकिंग क्या था? फ्रेंच स्पीकिंग। उसके बाद है 41 में कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो केवल एक भाषा समुदाय से संबंधित लोग। ठीक है, चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 42 में कि श्रीलंका में 1956 में एक कानून आया। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि श्रीलंका में 1956 में कानून आया जिसके तहत खालिस्तान भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी कि उसको कौन सा भाषा जो था उसको 1956 में जो अधिनियम आया था उसके तहत कौन सी भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था? ठीक है, तो वो सिंहली भाषा था। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 में है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं। यानी ब्रुसेल्स में जो है बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है वहाँ पर 80% लोग जो है किस भाषा को बोलते हैं? तो बताएंगे तो वो अधिकतर जो है फ्रेंच भाषा को बोलते हैं।
उसके बाद है 44 में श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। श्रीलंका में जो है गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, तो 2009 में। उसके बाद है प्रश्न संख्या 45 में कि 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे। तो कितने संशोधन किए गए थे 1970 से लेकर 1993 तक के बीच में बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे, तो 4 बार संशोधन किए गए थे। उसके बाद है प्रश्न संख्या 46 में कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो ब्रुसेल्स में है, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 47 में है कि श्रीलंका का आधिकारिक धर्म कौन सा है। श्रीलंका का आधिकारिक धर्म कौन सा है, तो श्रीलंका का आधिकारिक धर्म जो है वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। प्रश्न संख्या 48 और ये लगता है लास्ट प्रश्न है। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न में कि इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो बताएंगे इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1918, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इस तरह का वीडियो मैं हमेशा आप लोग के लिए लाता रहूँगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे किनका कितना सही हुआ है, और किसी प्रश्न में अगर डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।